नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। नेपाल भारत का पड़ोसी देश, भगवान पशुपतिनाथ की धरती, दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र रह चुका देश। लेकिन आज नेपाल एक बार फिर उसी इतिहास की तरफ लौटने की मांग को लेकर उबलता दिखाई दे रहा है। सवाल सीधा है, क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या नेपाल में राजशाही की वापसी होगी? और क्या 2008 में खत्म हुई व्यवस्था को दोबारा जिंदा करने के लिए जमीन तैयार हो रही है? क्योंकि इस वक्त नेपाल के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हिंदू राष्ट्र चाहिए, राजशाही वापस लाओ। इसी मांग को लेकर नेपाल में हस्ताक्षर अभियान तेज कर दिया गया है। दावा है कि अभियान अब सिर्फ राजधानी काठमांडू तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सुदूर इलाकों तक पहुंच चुका है। बैतडी जिले के गोटला पानी बाजार में भी बुधवार सुबह इसी मुद्दे को लेकर बैठक हुई। संगठन के जिला संयोजक भुवन चंद की अगुवाई में लोगों ने एकजुट होकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की और इसे स्थानीय निकायों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। दावा किया जा रहा है कि अभियान नेपाल की सभी 77 जिलों और सैकड़ों स्थानीय निकायों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इस अभियान में सिर्फ नेपाल के लोग ही नहीं, बल्कि विदेशों में रह रहे नेपाली नागरिकों को भी ऑनलाइन जोड़े जाने की कोशिश की जा रही है। शाही युवा शक्ति नेपाल के केंद्रीय अध्यक्ष पशुपति खड़का की अगुवाई में चल रहे इस अभियान के लिए ऑनलाइन हस्ताक्षर की व्यवस्था भी की गई। QR कोड के जरिए लोग इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। अब यहाँ एक आंकड़ा जो है वो बेहद चौंकाने वाला है। दावे के मुताबिक कहा जा रहा है कि अब तक करीब 20 लाख ऑफलाइन और 80,000 ऑनलाइन हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं और लक्ष्य नेपाल की करीब 80% आबादी से 6 महीने के भीतर हस्ताक्षर कराने का दावा। यानी अगर यह अभियान इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो आने वाले महीनों में नेपाल की राजधानी में हिंदू राष्ट्र और राजशाही का मुद्दा सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि नेपाल पहले ही पिछले 1 साल में जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल को काफी देख चुका है। करीब 11 महीने पहले जेनजी यानी युवा पीढ़ी के आंदोलन ने नेपाल की सत्ता व्यवस्था को हिला दिया था। पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा जो था वो सड़कों पर दिखाई दिया और फिर इसके बाद नेपाल की राजनीति ने एक बहुत बड़ा मोड़ ले लिया और आज उसी नेपाल में एक नया सवाल जोर पकड़ रहा है। क्या धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का मॉडल विफल हो गया है, या फिर क्या नेपाल के भीतर एक बड़ा वर्ग अपनी पुरानी पहचान की तरफ लौटना चाहता है? और यही वजह है कि हिंदू राष्ट्र की मांग अब सिर्फ किसी एक शहर या संगठन तक सीमित नजर नहीं आ रही। दावे के मुताबिक नेपाल के 7 प्रांतों में इस मुद्दे पर गतिविधियां जो हैं वो तेज हो रही हैं। खासकर कोशी प्रांत का सुनसुरी जिला हाल की सांप्रदायिक हिंसा के बाद चर्चा में आया था। हिंसा की घटनाओं ने नेपाल की सामाजिक ताने बाने और साथ ही धार्मिक तनाव को लेकर भी कभी गंभीर सवालों को खड़ा किया। और इसी माहौल के बीच हिंदू राष्ट्र समर्थक संगठनों की सक्रियता ने बहस को और भी ज्यादा गर्मा दिया। कहा जा रहा है कि करीब 50 संगठन अलग अलग हिस्सों में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बहाली के मुद्दे पर गोलबंदी कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर नेपाल 2008 से पहले की व्यवस्था को क्यों याद कर रहा है? 2008 में नेपाल ने राजशाही को खत्म कर खुद को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया था। सदियों पुरानी राजशाही समाप्त हुई और देश के लोकतांत्रिक गणराज्य का रास्ता अपनाया। लेकिन करीब 2 दशक बाद क्या नेपाल का एक वर्ग मानता है कि वो फैसला गलत था? यही असली राजनीतिक टकराव है। एक तरफ धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का वर्तमान मॉडल और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र तथा राजशाही की वापसी की मांग। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच नेपाल के मौजूदा प्रधानमंत्री बालेन शाह यानी बालेन शाह का नाम भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बालेन शाह खुद नेपाल की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पर उभरे एक नए चेहरे के तौर पर राष्ट्र राजनीति में आए। काठमांडू के मेयर से लेकर प्रधानमंत्री पद तक उनका सफर नेपाल की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव का एक प्रतीक माना गया। मार्च 2026 में उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन अब असली सवाल ये है कि जिस नेपाल की नई राजनीति में बालेन शाह जैसे युवा और गैर पारंपरिक नेता उभरे हैं, उसी नेपाल में अगर हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग भी मजबूत होती है तो इसका राजनीतिक असर क्या होगा? क्या बालेन शाह इस बढ़ती मांग को नजरअंदाज करते हैं या फिर उन्हें भी इस बहस का सामना करना पड़ेगा? फिलहाल बालेन शाह की सरकार का ध्यान देश में स्थिरता और सामाजिक शांति बनाए रखने पर भी है। हाल ही में सुनसुरी समेत कुछ इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा के बाद उन्होंने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की थी। यानी नेपाल इस समय एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है।
एक तरफ नई पीढ़ी की राजनीति, दूसरी तरफ पुरानी व्यवस्था की वापसी की मांग। एक तरफ धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की पुकार। और सबसे दिलचस्प बात यह कि ये बहस अब सिर्फ काठमांडू की गलियों तक सीमित नहीं है। बेतड़ी जैसे सुदूर पश्चिमी इलाकों तक हस्ताक्षर अभियान पहुंचने का दावा इस बात का कहीं ना कहीं संकेत है कि आयोजक इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन में बदलना चाहते हैं। लेकिन यहां एक बात साफ समझना जरूरी है, हस्ताक्षर अभियान चलना और नेपाल का संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र या राजशाही बन जाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इसके लिए नेपाल की संवैधानिक और राजनीतिक प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होगा। फिर भी अगर लाखों लोग वास्तव में इस मांग के समर्थन में सामने आते हैं तो राजनीतिक दलों के लिए इसे नज़रअंदाज करना यहाँ बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि राजनीति में कई बार सड़क पर उठी मांग ही आने वाले वक्त का, आने वाले समय का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाती है। और नेपाल में अगले कुछ महीने इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र की मांग और तेज यहां पर होगी? क्या राजशाही समर्थक ताकतें एक बड़े राजनीतिक मोर्चे में बदलेंगी? क्या बालेश शाह की नई राजनीति इस उभरते दबाव का सामना यहां पर कर पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि क्या नेपाल 2008 में बंद हुआ इतिहास का एक अध्याय फिर से खोलने की तैयारी कर रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे। फिलहाल इतना यहाँ पर तय है कि हिमालय की गोद में बसा नेपाल एक बार फिर बड़े राजनीतिक और वैचारिक बदलाव की चर्चा के केंद्र में आ गया है। अगर आपको लगता है कि नेपाल में चल रहे इस पूरे घटनाक्रम पर भारत को भी अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। और ऐसी ही बेबाक और दिलचस्प खबरों के लिए रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।